की ना एक अजीब सी बात होती है। मतलब आप बोरिंग रोड की भीड़ में हो या मुसल्लापुर हाट के शोर में, इन सब के बीच भी कुछ ऐसे सन्नाटे छिपे होते हैं जिन्हें हम कभी कभी देख या सुन नहीं पाते। हर गली, हर बंद दरवाजे के पीछे न जाने कितनी कहानियां दबी हुई हैं। हाँ, और वो बस सही मौके का इंतजार कर रही होती हैं बाहर आने के लिए। और कभी-कभी ये कहानियां किसी के सपनों को एक भयानक हकीकत में बदल देती हैं। बिल्कुल। ये सोचना भी डरावना है कि जिस जगह को एक छात्र अपनी उम्मीदों का घर बनाता है, वही जगह डर का एक ऐसा जाल बन सकती है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाए। सही कहा। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हम आर्यन की कहानी में उतरेंगे, जो पटना अपने सपने लेकर आया था, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सा कम किराए वाला कमरा एक भयानक जाल बन गया। हम ये भी देखेंगे कि कैसे मकान मालिक की एक अजीब सी चेतावनी एक ऐसे तजुर्बे की शुरुआत करती है जो किसी की भी रूह कंपा दे। तो कहानी शुरू होती है आर्यन से। पहली बार पटना आया था, आंखों में बस एक ही सपना था, एसएससी की परीक्षा पास करनी है। हजारों छात्रों की तरह। हाँ, रहने के लिए उसने महेंद्रू की एक तंग गली के बिल्कुल आखिरी कोने में एक सस्ता सा कमरा किराए पर ले लिया। मकान मालिक एक बुजुर्ग से थे, कमर झुकाए हुए। उन्होंने चाबी देते हुए आर्यन से सिर्फ एक ही शर्त रखी। और यहीं पर कहानी का असली हुक है ना, वो शर्त। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, रात 12 बजे के बाद बालकनी का दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी बुलाए। अरे अब आर्यन ने तो यही सोचा कि भाई नया शहर है, रात में चोर उचक्कों का डर होगा, इसलिए कह रहे होंगे। लेकिन इस एक लाइन ने अनजाने में ही एक रहस्य और तनाव का माहौल बना दिया। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो एक तरह से कहानी का पूरा नक्शा तैयार कर रही है। ये क्लासिक फॉरशैडोइंग है। अच्छा। हाँ, कहानीकार सुनने वाले को पहले ही बता रहा है कि देखो, ये नियम टूटेगा और जो भी खतरा है वो उस बालकनी के बाहर है। सही बात है। बहुत ही चालाक तरीका है डर को एक खास जगह से जोड़ने का। अब वो बालकनी सिर्फ एक बालकनी नहीं रही, वो एक खतरे का दरवाजा बन गई है। और ये खतरा महसूस होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पहली ही रात थी। आर्यन टेबल लैंप की रोशनी में जनरल स्टडीज पढ़ रहा था। तभी उसे दीवार के पीछे से किसी के नाखून रगड़ने जैसी आवाज सुनाई दी। बिल्कुल ऐसी, क्रिट क्रिट क्रिट। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि पुराने घर हैं, चूहे तो होते ही हैं। हाँ, जाहिर है, दिमाग हमेशा सबसे तार्किक वजह ही पहले ढूंढता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो आवाज धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी। इतनी करीब जैसे कोई ठीक उसके कंधे के पीछे खड़े होकर सांस ले रहा हो। उसने घबराकर पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, कमरा खाली था। लेकिन जब उसकी नजर दीवार पर पड़ी तो उसने देखा कि नमी और सीलन से जो धब्बे बने थे वो मिलकर एक अजीब सा चेहरा बना रहे थे। ये तो मनोवैज्ञानिक डर का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी यहाँ आर्यन की धारणाओं के साथ खेल रही है। क्या वो आवाज सच में थी या सिर्फ पढ़ाई के तनाव और नए शहर में अकेलेपन का नतीजा? हाँ, ये सवाल तो उठता है। और दीवार पर चेहरा दिखना, इसे मनोवैज्ञानिक में पैरोडोलिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक आदत है जहां हम बेतरतीब आकृतियों में भी कुछ जाना पहचाना पैटर्न, खासकर चेहरे ढूंढ लेते हैं। अच्छा, जैसे बादलों में जानवर दिखना। बिल्कुल वैसा ही। तो ये एक दिमागी वहम हो सकता है। लेकिन ये कितना असली लगता होगा उस वक्त। ये सोचकर ही डर लगता है कि आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ हो जाए। सही कहा। और यही डर पैदा करने का सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि ये हकीकत और वहम के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। और आर्यन के लिए ये धुंधली लकीर अगली ही रात पूरी तरह से मिट जाती है, जब वहम एक सबूत में बदल जाता है। हाँ, दूसरी रात आर्यन पढ़ते पढ़ते मेज पर ही सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। क्या देखा उसने? उसने देखा कि उसके मैथमेटिक्स के रजिस्टर का हर एक पन्ना, हर पन्ने पर सवालों की जगह खून जैसी लाल स्याही से सिर्फ एक ही वाक्य लिखा हुआ था। क्या? मुझे भी पढ़ाओ। मुझे भी पढ़ाओ। ये बहुत अजीब है। ये कोई सीधी धमकी नहीं है जैसे यहाँ से चले जाओ या कुछ और। नहीं, ये एक गुजारिश जैसी लगती है, लेकिन जिस तरह से लिखी गई है वो इसे बेहद डरावना बना देती है। हाँ, मेरे मन में भी यही सवाल आया। आर्यन का भी दिमाग चकरा गया। पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी दोस्त ने मजाक किया होगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि दरवाजा तो अंदर से बंद था और वो कमरे में बिल्कुल अकेला रहता है। और बात यही नहीं रुकी। उसी दिन उसने एक और अजीब चीज पर गौर किया। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का स्टूल रखा था। वो बार बार अपनी जगह बदल रहा था। अच्छा। हाँ, सुबह कहीं होता था, दोपहर में कहीं और। अब देखिए, कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब तक डर सिर्फ एक एहसास था,
एक आवाज थी, है ना, एक वहम हो सकता था। हाँ। लेकिन रजिस्टर पर लिखी वो इबारत, वो एक ठोस सबूत है। और जैसा आपने कहा, वो संदेश, मुझे भी पढ़ाओ, ये बताता है कि जो भी दूसरी शक्ति वहां है, वो किसी तरह पढ़ाई से जुड़ी हुई है। मतलब ये कोई आम भूत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और वो स्टूल, वो इस बात का संकेत है कि अब खतरा सिर्फ बाहर की बालकोनी में नहीं, बल्कि कमरे के अंदर भी आ चुका है। डर अब आर्यन के पर्सनल स्पेस में घुस आया है। हाँ, एक निर्जीव वस्तु का अपनी जगह बदलना ये दिखाता है कि उस शक्ति का नियंत्रण अब पूरे कमरे पर है। वो अब सिर्फ डरा नहीं रही, वो अपनी मौजूदगी जता रही है। और फिर आती है तीसरी रात, वो रात जब खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। घड़ी में रात के ठीक 12:15 हुए थे। बाहर पटना की सड़कों पर पूरा सन्नाटा। तभी आर्यन को बालकनी के कांच पर किसी के थपथपाने की आवाज आई। टक टक टक। ठीक 12 बजे के बाद मकान मालिक की चेतावनी। सच होने का वक्त आ गया था। हाँ, वो चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो खुद को रोक रहा था, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच की लड़ाई में आखिरकार जिज्ञासा जीत गई। और उसने देख लिया। उसने कांपते हुए हाथों से पर्दा हटाकर देख ही लिया। और बाहर जो मंजर था वो सिर्फ डरावना नहीं था, वो आर्यन की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हाँ, अब तक डर सिर्फ महसूस हो रहा था या इनडायरेक्ट था, लेकिन ये एकदम सामने था। क्या था बाहर? बाहर एक लड़का था जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। हे भगवान! उसकी आंखें नहीं थी, उनकी जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। और उसने हाथ में ठीक वही जनरल स्टडीज की किताब पकड़ रखी थी जो आर्यन उस वक्त पढ़ रहा था। 1 मिनट, वही किताब? वही किताब। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी कि वो लड़का जमीन पर नहीं, हवा में लटका हुआ था। हवा में? कैसे? जिसका दूसरा सिरा ऊपर छत से लटका हुआ था। वो एक लाश थी जो हवा में झूल रही थी। ये किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। एक तरफ एक छात्र है जो भविष्य बनाने आया है, और दूसरी तरफ एक ऐसा छात्र जिसका कोई भविष्य नहीं बचा। और फिर उस लटकी हुई लाश ने कुछ कहा। वो जला हुआ लटका हुआ लड़का बहुत धीरे से बोला। उसने जो कहा, उसने इस कहानी को एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा बना दिया। उसने कहा, भैया इस बार भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो पापा ने रस्सी भेज दी। ये लाइन, ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन शब्दों का अर्थ इतना गहरा है। ये अलौकिक डर को एक ऐसी हकीकत से जोड़ देता है जिसे हम सब जानते हैं। ये भूत अब सिर्फ एक डरावना साया नहीं है, ये एक असफल छात्र की आत्मा है, उसकी कहानी है, उसका दर्द है। ये दिखाता है कि उस पर कितना दबाव था। डर अब सिर्फ भूत का नहीं रहा। नहीं, डर उस सिस्टम का है, उस उम्मीद का है जो बोझ बन जाती है। असल में ये कहानी अब भूतकाल की है। एक ऐसा भूत जो अपने काल यानी अपने अतीत में फंसा हुआ है। वाह, क्या बात कही है। और वही अतीत अब वर्तमान को नहीं छोड़ रहा। आर्यन ये सब देखकर और सुनकर चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी उसे एक और बात का एहसास हुआ जिसने उसके खून को जमा दिया। क्या? उसने देखा कि कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद है, और तभी उसके बिस्तर के नीचे से वही पुराना लकड़ी का स्टूल धीरे धीरे खिसक कर उसकी ओर आने लगा। तो वो स्टूल सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं था, वो भी उसी डर का हिस्सा था। हाँ, एक ऐसा स्टूल जो पढ़ाई के लिए बैठने के काम आता है, या शायद फांसी लगाने के लिए। और अब वो खुद आर्यन की तरफ आ रहा था, जैसे उसे भी उसी अंत की ओर धकेल रहा हो। और फिर कहानी का अंतिम, सबसे ज्यादा सिहरन पैदा करने वाला क्षण आता है। आर्यन को अचानक महसूस होता है कि एक अनदेखी रस्सी उसके गले में कसती जा रही है, धीरे धीरे और भी कसकर। ओह! वो सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन ले नहीं पाता। वे कहानी का समापन कमाल का है। वो अनदेखी रस्सी ये साफ तौर पर बताती है कि आर्यन का भी वही हश्र होने वाला है जो इस भूत का हुआ था। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या वो भूत उसे मारना चाहता है, या ये आर्यन के अपने मन का डर, उसका अपना तनाव और असफलता का खौफ है जो इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब हकीकत बन रहा है। मतलब क्या वो रस्सी बाहर से आई है या आर्यन के अंदर से ही पैदा हुई है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। डर बाहरी भी है और भीतरी भी। वो एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं। डर सिर्फ उस भूत का नहीं है, बल्कि उस दबाव और निराशा के चक्र का है जो एक के बाद एक छात्र को अपना शिकार बनाता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें,
हमने एक नए शहर में आए छात्र की एक साधारण कहानी से शुरुआत की और हमने उसे एक ऐसी भयानक हकीकत में बदलते देखा जहां उसका सबसे बड़ा डर ही एक अलौकिक ताकत बनके उसे निगलने लगा। हाँ, ये कहानी इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये एक जाने पहचाने असली डर से जुड़ी हुई है, असफलता का डर। बिल्कुल। ये कहानी डरावने तत्वों का बहुत चतुराई से इस्तेमाल करती है। एक भुतहा कमरा, एक भूत, अजीब आवाजें, लेकिन इसकी असली ताकत छात्रों पर पड़ने वाले अकादमिक दबाव पर इसकी सामाजिक टिप्पणी में है। अगर आप सोचें तो कहानी का सबसे डरावना हिस्सा उस भूत का जला हुआ चेहरा या लटकती हुई लाश नहीं है। क्या है फिर? सबसे डरावना हिस्सा वो लाइन है, इस बार भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हजारों लाखों छात्रों की जिंदगी का हिस्सा है, और यही बात इसे सिर्फ एक कहानी से बहुत ज्यादा बना देती है। और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या? उस भूत ने कहा, पापा ने रस्सी भेज दी। ये एक वाक्य उस दबाव के चक्र में परिवार की भूमिका के बारे में क्या कहता है? क्या परिवार, जो सहारे का सबसे बड़ा स्रोत होना चाहिए, अनजाने में खुद ही डर का एक और स्रोत बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है।